बहुत समय पहले की बात है। केशव नगर राज्य में राजा विक्रम शासन किया करते थे। राजा विक्रम एक दयालु राजा थे। एक दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे हुए प्रजा की गुहार सुन रहे थे कि तभी एक गरीब किसान राज दरबार में आकर राजा विक्रम से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके राजकुमार आदित्य की शिकायत लेकर आपके पास आया हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़े। अच्छा, और कैसी शिकायत? महाराज, कल मैं अपनी पुत्री राधा के साथ गेहूं की फसल काट रहा था कि तभी राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर मेरी पुत्री राधा को रौंदते हुए वहां से चले गए। मेरी पुत्री बुरी तरह से घायल हो गई महाराज। किसान की बात सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित हो उठे। अफो, क्या तुम सच कह रहे हो? झूठ बोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। वहाँ पर गांव के और भी लोग मौजूद थे। आप चाहे तो उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं महाराज। ठीक है, हम राजकुमार आदित्य से स्वयं इस बारे में पूछताछ करेंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोले, मंत्री जी, इस गरीब किसान को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दो ताकि ये अपनी पुत्री का सही से इलाज करा सके। जाइए। मंत्री जगन्नाथ ने मुद्राओं की पोटली उस गरीब किसान को पकड़ा दी। गरीब किसान खुश होता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल की छत पर टहलने लगे। तभी वहां पर उनकी पत्नी रानी रुक्मणी आ पहुंची। राजा विक्रम को चिंता में देखकर रानी रुक्मणी बोली, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों टहल रहे हैं? अरे महारानी रुक्मणी, हमने आपसे कितनी बार कहा था कि आदित्य को इतना लाड़ प्यार में मत रखो, उसे इतना ज्यादा प्यार मत करो। अब देखो, वो तुम्हारे लाड़ प्यार में इतना बिगड़ गया है कि वो अब प्रजा को भी नुकसान पहुंचाने लगा है। मुझे आपकी बात समझनी चाहिए थी, परंतु सच बात तो ये है कि आदित्य मेरे हाथ से भी बाहर निकल चुका है। वो तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। अरे रुक्मणी, अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमें अपना राज्य अंधेरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आदित्य के मन में प्रजा के लिए बिल्कुल भी दया नहीं है। अरे हमें तो चिंता इस बात की है कि हमारे बाद हमारे शासन की बागडोर आदित्य ही संभालेगा तो कैसे संभालेगा। याद रखना रुक्मणी, क्रूर शासक ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं करते। इतना बोलकर राजा विक्रम वहां से चले गए। शाम को आदित्य जंगल से शिकार करके महल के द्वार तक आया ही था कि तभी मंत्री जगन्नाथ उसे रोकते हुए बोले, राजकुमार आदित्य, सुनिए। आज एक किसान महाराज विक्रम से आपकी शिकायत करके गया है कि आप उसकी पुत्री को अपने घोड़े से रौंदते हुए निकल गए और आपकी इस हरकत से उसकी पुत्री बुरी तरह से घायल हो गई और महाराज बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये सुनकर राजकुमार आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा और क्रोधित होते हुए मंत्री जगन्नाथ से बोला, अरे उस गरीब किसान की इतनी हिम्मत कि वो मेरी शिकायत लेकर राजमहल तक आ पहुंचा। और पिताजी को भी पता नहीं क्या हो गया है कि वो गरीब किसानों की शिकायत सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वो गरीब ही तो है। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य अपने कक्ष में पहुंच गया, मगर कक्ष में राजा विक्रम को पहले से बैठा हुआ देख राजकुमार आदित्य चौंक पड़ा। अरे पिताजी, आप हमें देखकर चौंक क्यों गए आदित्य? नहीं पिताजी, मैं चौंका नहीं। आप यहाँ पे? हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो आदित्य, तुम्हारी शिकायतें अब बढ़ती जा रही हैं। अरे तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम प्रजा के साथ इतना क्रूर व्यवहार करोगे तो प्रजा तुम्हें नापसंद करने लगेगी और तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से राज दरबार के सारे मंत्री भी तुम्हें नापसंद करने लगेंगे, समझे? अरे पिताजी, देखिए मेरी मानिए तो आपको एक किसान की बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
आदित्य की बात सुनकर राजा विक्रम क्रोधित होते हुए बोले, अरे देखो आदित्य, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। अरे मेरे लिए तुमसे बढ़कर मेरी प्रजा है, और प्रजा में सबसे बढ़कर किसान है, समझे? क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, और अगर वो फसल उगाना बंद कर देगा ना, तो जानते हो क्या होगा? अरे तुम कैसे जानोगे? क्योंकि गरीबी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, ये तो तुम्हें दूर दूर तक पता ही नहीं है ना, तो कैसे जानोगे? इतना बोलकर राजा विक्रम गुस्से से पैर पटकते हुए राजकुमार आदित्य के कक्ष से बाहर निकल गए। राजकुमार आदित्य गुस्से से अपने आप से बोला, हाँ, मैं भी कम नहीं हूँ, उस किसान को सबक सिखा के रहूंगा। अगले दिन आदित्य 2 सैनिक लेकर उसी किसान के खेत में पहुंच गया। राजकुमार आदित्य को गुस्से में देखकर वो किसान बुरी तरह से डर गया। ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत मेरे पिताजी से करने की? तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझे? इतना बोलकर राजकुमार आदित्य अपने सैनिकों से बोला, इसकी फसल में आग लगा दो। अब देखता हूँ कि ये फसल काट कर बेचता कैसे है। चलो। लेकिन राजकुमार आदित्य, अगर महाराज को इसके बारे में पता लग गया तो आपने सोचा है क्या होगा? वो सोचने का काम तो मेरा है ना, तुम क्यों सोच रहे हो? हमने तुम्हें जो आदेश दिया है उसका पालन करो, जाओ। सैनिकों ने फसल में आग लगा दी। किसान रोता हुआ राजकुमार आदित्य से बोला, ऐसा ऐसा मत करिए राजकुमार आदित्य। अरे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं अपने बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाऊंगा? ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए राजकुमार। आदित्य हंसता हुआ सैनिकों के साथ वहाँ से चला गया। वो किसान रोते हुए अपने घर पहुंचा। अपने पिता को रोते हुए देख उसकी बेटी राधा, जो कि बिस्तर पर लेटी थी, बोली, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? किसान सारी घटना बताता हुआ अपनी पुत्री राधा से बोला, हम बर्बाद हो गए राधा। राजकुमार आदित्य ने मेरी सारी फसल में आग लगा दी, हम बर्बाद हो गए। पिताजी, तब तो आपको राजकुमार आदित्य की शिकायत तुरंत महाराज से करनी होगी। नहीं राधा, नहीं। राजकुमार आदित्य की एक बार शिकायत की थी तो बदले में राजकुमार आदित्य ने मेरी फसल में आग लगा दी और हमारे हाथों से रोटी छीन ली। अरे अगली बार शिकायत करूंगा तो कहीं वो मेरे और तेरे प्राण ना ले ले। इतना कहकर किसान फूट फूट कर रोने लगा। इधर आदित्य जैसे ही अपने महल पहुंचा, तभी मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य से बोले, राजकुमार आदित्य, अरे आप यहाँ हैं? अरे हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहाँ गए थे? हाँ, लेकिन हो क्या गया? अरे आपके पिताजी अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए हैं। आपकी माँ रानी रुक्मणी का रो रो कर बुरा हाल है। जल्दी चलिए, वो आपका इंतजार कर रही हैं। जल्दी जल्दी चलिए। ये सुनकर राजकुमार आदित्य बुरी तरह से घबरा गया और तुरंत अपने पिता राजा विक्रम के कक्ष में चला गया। राजा विक्रम आंखें बंद किए हुए लेटे थे और वहाँ पर केशव नगर राज्य के सबसे कुशल वैद्य बैठे हुए थे। राजकुमार आदित्य वैद्य की ओर देखकर बोला, पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे पिताजी को? राजकुमार आदित्य, आपके पिताजी को एक विचित्र बीमारी हो गई जिसका इलाज संभव नहीं है। हाँ, पर निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, मैं फिर भी प्रयास करता हूँ। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इलाज संभव नहीं है फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? राजकुमार आदित्य, कुछ बीमारियां बड़ी ही विचित्र होती हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि महाराज ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी। ये सुनकर राजकुमार आदित्य
बुरी तरह से चिंता में पड़ गया। तभी मंत्री जगन्नाथ रानी रुक्मिणी से बोला, हाँ महारानी, अब महाराज तो बीमार हैं और अब राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। और हाँ, सिंहासन खाली रहना राज्य के लिए सही नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप यही कहना चाहता हूँ कि पता नहीं महाराज सही हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जैसा कि वैद्य जी ने कहा। इसीलिए मुझे अभी आपको केशव नगर राज्य का राजा घोषित करना होगा। मंत्री जगन्नाथ ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में आदित्य ने राज्य का सारा कार्यभार संभाल लिया। एक दिन आदित्य मंत्री जगन्नाथ से बोला, जगन्नाथ, जब से मैंने कार्यभार संभाला है तब से मैंने यह महसूस किया है कि केशव नगर राज्य की प्रजा को जो लगान महल में जमा करना चाहिए उतना लगान महल में आ नहीं रहा है। क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा राजकुमार आदित्य। आपके पिता राजा विक्रम एक बहुत ही दयालु राजा थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा पर अधिक लगान देने का भार नहीं डाला। ये सुनकर राजकुमार आदित्य क्रोधित होता हुआ बोला, हाँ, तभी तो मैं कहूं कि ये महल का खजाना इतना कम कैसे है? पिताजी को शासन वासन करना आता नहीं था। सुनिए, मुझे किसी भी हालत में महल के खजाने को भरना है। जाओ, अब जाकर प्रजा में ऐलान कर दो कि अब से हर किसान को 5 गुना ज्यादा लगान देना पड़ेगा, और अगर कोई किसान लगान देने में आनाकानी करता है तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। जाइए, इसको ऐलान करवा दो। आप जाओ। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ चौंक पड़ा। मंत्री जगन्नाथ ने सारे राज्य में ऐसा ही ऐलान करवा दिया। राज्य में खलबली मच गई। सभी गांववासी बुरी तरह से चिंता में पड़ गए। हरियापुर गांव की मुखिया भी चिंता में बैठे हुए थे कि तभी गांव के कुछ युवक वहां आ पहुँचे। ये कैसा न्याय है मुखिया जी? हम 5 गुना लगान भला कैसे दे सकते हैं? हम तो किसान, वैसे ही जमीन ज्यादा नहीं है। मजबूरी में हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा आदित्य का साफ साफ निर्देश है कि अगर किसी ने लगान देने में आनाकानी की तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। मुखिया जी, अगर हम इसी तरह से चुपचाप बैठे रहे तो फिर तो राजा आदित्य के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों भाइयों? चिंता मत करो, चिंता मत करो। कोई भी अत्याचार लंबे समय तक नहीं टिकता। कुछ दिनों में आदित्य के महल का खजाना भर गया। महल के राजकोष का भरा हुआ खजाना देखकर आदित्य अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, हाँ, देखा मंत्री जी। अरे पिताजी जो काम वर्षों तक नहीं कर सके वो मैंने कुछ ही महीनों में करके दिखा दिया। हाँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि महल के राजकोष का खजाना और अधिक बढ़े, ताकि हम उससे से अधिक हथियार बनवा सकें और दूसरे राज्यों पर हमला करके उसे भी अपने अधीन कर सकें। तो फिर आप क्या करेंगे महाराज? तो मंत्री जी, मुझे याद है जब मैंने उस किसान के खेत को जलाया था तब उसने मुझसे कहा था कि तुमने मेरे हाथ से रोटी छीन ली। इसका मतलब है कि किसानों और गरीब लोगों के जीवन में रोटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब मैं रोटी पर कर लगाऊंगा। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ चौंकते हुए बोला, क्या राजकुमार आदित्य, रोटी केवल किसानों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल होती है। ओ, बकवास बंद करो मंत्री जी। जाओ, जाकर राज्य में ऐलान कर दो कि अब से राज्य के वासियों को अपने घर पर बनने वाली रोटी पर भी कर देना होगा। जाओ, ये एक महाराज का आदेश है। जाओ। मंत्री जगन्नाथ क्रोधित होते हुए वहां से चला गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा राजकुमार आदित्य ने कहा था। राजकुमार आदित्य का ये आदेश सुनते ही प्रजा में खलबली मच गई। राजकुमार आदित्य अपने दरबार में बैठा हुआ था।
कि तभी एक साधु वहां आ पहुंचा और निडर होकर राजकुमार आदित्य से बोला, आदित्य, आदित्य, तुमने अपने अत्याचार की सीमा पार कर दी है। तुम्हें रोटी पर कर लगाते हुए भी लज्जा नहीं आई। आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं एक राजा हूं तो अपने आप को राजा ही समझूंगा ना, और क्या समझूंगा, हैं? और सुनो, तुम एक साधु हो तो अपनी सीमा में रहो और चलो, निकलो यहां से। अरे चलो। राजकुमार, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु याद रखना, ध्यान रखना, तुमने इस तरह का प्रजा के साथ अन्याय करके बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम तब तक राजा नहीं बन पाओगे जब तक तुम्हें रोटी की कीमत का एहसास नहीं होगा। जा रहे हैं हम। इतना बोलकर साधु वहां से चले गए और आदित्य साधु की बात पर बगैर ध्यान दिए हुए और बातों में मग्न हो गया। रात के समय आदित्य अपने कक्ष में गहरी नींद सो रहा था कि तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचा और राजकुमार आदित्य को उठाता हुआ बोला, राजकुमार, राजकुमार जल्दी उठिए, राजकुमार, अरे राजकुमार जल्दी उठिए। जगन्नाथ की आवाज सुनकर राजकुमार आदित्य तुरंत उठ गया। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया मंत्री जी, क्या हो गया, क्या बात है? राजकुमार आदित्य, पड़ोसी देश के राजा वीर ने हमारे महल पर आक्रमण कर दिया है। अरे राजा विक्रम और महारानी रुक्मणी मारे गए। वो इसी और बढ़ता हुआ आ रहा है। आपको तुरंत गुप्त द्वार से चले जाना चाहिए, नहीं तो आप भी मारे जाएंगे। जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी। अपने माता पिता की मौत की खबर सुनकर राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू बहने लगे। अरे ये समय रोने और सोचने का नहीं है। अरे चलिए यहाँ से, जान बचाने में भलाई है। अरे चलिए चलिए, जल्दी चलिए। मंत्री जगन्नाथ के कहने पर राजकुमार आदित्य उसी समय गुप्त द्वार से होते हुए महल से सीधे जंगल की ओर निकल गया और जंगल में भटकने लगा। 2 दिन भूखा प्यासा रहकर राजकुमार आदित्य के हौसले जवाब देने लगे। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, आखिर कब तक मैं भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहूंगा? क्या हो गया? मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार राज्य में चल क्या रहा है। राजकुमार आदित्य के कपड़े मैले हो चुके थे और 2 दिन भूखा प्यासा रहकर उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। वो चोरों के राज्य के एक गांव में पहुंच गया। तभी एक सैनिक की नजर राजकुमार आदित्य पर पड़ी। वो सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, अरे उसका चेहरा तो आदित्य से मिलता है। चलो जल्दी से पकड़ो, महाराज वीर का आदेश है कि आदित्य को मारने वाले को इनाम दिया जाएगा। चलो। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया और दौड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। आदित्य भागता हुआ एक घर के अंदर घुस गया। वो दोनों सैनिक भी घर के अंदर घुस गए। वो दोनों आदित्य के पास आने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। अरे क्या हुआ? ये राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार आदित्य है। अरे नहीं भाई, ये राजा विक्रम का पुत्र आदित्य नहीं, बल्कि मेरा पुत्र है। अरे इसकी हालत गौर से देखो। अरे तुम्हें कहीं से ये आदित्य नजर आता है क्या? अगर आदित्य होता तो वो यहाँ क्यों होता है? अगर ऐसी बात है तो फिर ये हमें देखकर भागा क्यों? बोलो। अरे भाई, आप राजा वीर के सैनिक हैं। आपको देखकर एक गरीब किसान का बेटा तो डर ही जाएगा। ये डर की वजह से भागा है और कुछ नहीं। वो दोनों सैनिक आदित्य को गौर से देखने लगे, जो डरा सहमा बैठा था। एक सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, लगता है ये बूढ़ा सही कह रहा है। सही बात है, लगता है कि हमसे गलती हो गई। अरे कहाँ राजकुमार आदित्य और कहाँ ये भिखारी? बेकार में थका दिया इतना। चलो भाई, चलो चलो। दोनों सैनिक वहां से चले गए। राजकुमार आदित्य
बूढ़े का धन्यवाद करने के लिए उठा ही था कि तभी वो उस बूढ़े को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा था जिसकी फसल राजकुमार आदित्य ने जलाई थी। बाबा आप? हाँ, मैं हूँ। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपने फिर भी मेरी मदद क्यों की? अरे बेटा, मेरे साथ जिसने बुरा किया वो एक घमंडी राजकुमार था, और इस समय जो मेरे सामने खड़ा है वो एक भूख से निढाल समय का मारा हुआ एक व्यक्ति है। अच्छा, लगता है तुम काफी भूखे हो। इतना बोलकर बूढ़ा अपनी पुत्री राधा को आवाज लगाते हुए बोला, अरे राधा, राधा बेटा, ये भूखे हैं, इन्हें कुछ खिलाओ। राधा सूखी रोटी और सब्जी लेकर राजकुमार आदित्य के पास आ पहुंची। हमारे पास महल की तरह स्वादिष्ट व्यंजन तो नहीं मिलेंगे, बस ये रूखी सूखी रोटी मिलेगी, और वैसे भी पेट की आग बुझाने के लिए रोटी की ही जरूरत होती है, फिर वो चाहे महल की रोटी हो या गरीब की सूखी रोटी। आदित्य नम आंखों से उस लड़की को देखने लगा जिसे कुछ दिन पहले वो घोड़े से रौंदता हुआ चला गया था। आदित्य चुपचाप उस रोटी को खाने लगा। आदित्य उन सूखी रोटियों को ऐसे खा गया मानो वो उसके लिए अमृत हो। हाँ, कुछ दिनों तक तुम बाहर मत निकलो बेटा, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम यहीं पर रह जाओ, ठीक है? इतना बोलकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद आदित्य उसी बूढ़े के घर पर रहने लगा। बूढ़े की पुत्री राधा आदित्य का अपने भाई की तरह ख्याल रखने लगी। बूढ़ा रोज खेत में चला जाता और शाम को लौटता। एक दिन आदित्य बूढ़े से बोला, बाबा, आपके घर पर मुफ्त का खाते खाते मुझे अब अच्छा नहीं लगता। अरे मूर्ख मत बनो बेटा, यहाँ से निकलने की गलती से भी मत करना। किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो बेमौत मारे जाओगे, है ना? लेकिन मैं आपके साथ आपकी खेती में तो चल सकता हूँ ना? तुम खेत में काम करोगे, हैं? मुझे पता है आप क्यों हंस रहे हैं, लेकिन दिन भर बैठने से तो बेहतर है कि आपके काम में कुछ आपका हाथ बटा सकूं। अगले दिन आदित्य बूढ़े के साथ खेत में जाने लगा। और बूढ़े के साथ खेत में हाथ बटाने लगा। कुछ ही दिनों में आदित्य समझ गया कि गरीब लोग अपनी जिंदगी कितनी मेहनत से गुजारते हैं। एक दिन आदित्य कड़ी धूप में हल चलाते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठकर उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, आज मुझे पता चला बाबा कि रोटी की कीमत क्या होती है। आज मुझे एहसास हो गया कि गरीबों को एक रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत का सामना करना पड़ता है। हाँ बेटा, एक साधारण मनुष्य को बड़ी मेहनत के बाद पेट भरने के लिए एक रोटी मिलती है। और मैं कितना अभागा हूँ बाबा, जब मैं इस राज्य का राजा था मैंने उसी रोटी पर ही कर लगा दिया। अरे, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की बजाय मैं दिन ब दिन क्रूर बनता चला गया। हाँ, काश मेरा खोया हुआ राज्य मुझे वापस मिल जाए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। वो बस यही चाहते थे कि मैं एक अच्छा राजा बनूं, और कुछ नहीं चाहते थे। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी वही साधु वहां आ पहुंचा, जिसे आदित्य ने अपमानित करके राज दरबार से बाहर निकाल दिया था। साधु को देखकर आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा। आदित्य को देखकर साधु रहस्यमयी अंदाज में बोला, तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था राजकुमार, इसीलिए मैंने तुम्हें उस समय श्राप दिया था। मगर तुम घमंड में इतने चूर थे कि तुम मेरे श्राप को समझ नहीं पाए। लेकिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी।
तुम्हारे माता पिता इस संसार से चले गए, तुम्हारा राज्य तुमसे छिन गया, और सबसे मुख्य बात, तुम्हें रोटी की कीमत का एहसास हो गया। आज रात महल में भी बगैर डरे चले जाना और राजा वीर को युद्ध के लिए ललकारना। वो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। तुम महल में उसकी हत्या करोगे और तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा। जाओ। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। राजकुमार आदित्य समझ गया कि ये सब उसके कर्मों की ही सजा है। रात को आदित्य बेधड़क महल में तलवार लेकर चला गया। आदित्य को महल में देखकर राजा वीर बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ राजा वीर, चलो हो जाए मुकाबला। कुछ ही देर में राजकुमार आदित्य और वीर में युद्ध होने लगा और राजकुमार आदित्य ने राजा वीर को मौत के घाट उतार दिया। राजा वीर की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा वीर के सारे सैनिक उसी समय केशवनगर राज्य छोड़कर भाग गए। मंत्री जगन्नाथ ने राजकुमार आदित्य को उसी समय राजा घोषित कर दिया और उस दिन के बाद राजकुमार आदित्य अपने पिता राजा विक्रम के पद चिन्हों पर चलने लगा और भविष्य में केशवनगर राज्य में अपने पिता की तरह दयालुता की मिसाल बन गया, क्योंकि वो जान चुका था कि रोटी की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।